भारत शासन अधिनियम 1935 अब देखते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि वो क्यों लाया गया। जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में इसके सुधारों की समीक्षा के लिए रिव्यू के लिए 10 वर्ष बाद एक भारतीय विधिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, मगर ब्रिटेन के सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी के लिए ब्रिटिश के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश भारत के भविष्य के प्रश्नों को लेकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रही थी। साथ ही भारत में 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन गतिविधियां तेज होती ही जा रही थी। इन दबावों के कारण कंजर्वेटिव यानी रूढ़ी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड ने 2 साल पहले ही, आना तो था 1929 में, क्योंकि 1919 + 10 1929 होता है, लेकिन लॉर्ड बर्कनहेड ने 2 वर्ष पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय भारतीय विधिक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन आयोग कहा गया। तो साइमन कमीशन आयोग में कितने सदस्य थे कुल? तो 7 सदस्य थे। अब साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया और ये भारत यानी मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। और इतना विरोध होने के बाद भी ये अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप से जून 1930 को प्रकाशित किया। सारे सदस्यों के ब्रिटिश या श्वेत होने के कारण इसे श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन भी कहा गया। कांग्रेस अधिवेशन 1927 मद्रास में जो हुआ, उसके अध्यक्ष एम एन अंसारी थे। इसमें साइमन आयोग के विरोध करना पारित किया गया। इसमें कहा गया कि साइमन कमीशन का विरोध प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में होगा। विरोध करने वालों में से देखते हैं कौन कौन प्रमुख थे। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये सब विरोध करने वाली थी। जबकि विरोध नहीं करने का निर्णय लेने वाले कौन कौन थे? तो पंजाब में संघवादी यूनियनिस्ट और दक्षिण में जस्टिस पार्टी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन साइमन कमीशन के विरोध के पक्ष में थे और कौन सा विरोध के पक्ष में नहीं थे। तो ये ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत लखनऊ में विरोध कर रहे थे, जहाँ पुलिस द्वारा उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। वो बुरी तरह जख्मी हुए एवं अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब भारतीयों द्वारा इतने बड़े स्तर पर विरोध करने के कारण तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि आप संविधान का ऐसा ड्राफ्ट या प्रारूप बनाओ जो सारे दलों को स्वीकार हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया संविधान के मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। तो नेहरू समिति कितने सदस्य थी? 10 समिति। और इस 10 सदस्यीय समिति का सम्मेलन जो हुआ कहाँ कहाँ हुआ? दिल्ली और पुणे में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो ये 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट लाया गया। नेहरू रिपोर्ट से कुछ दलों को आपत्ति थी, जैसे कि युवा राष्ट्रवादी जवाहरलाल नेहरू को औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट के जगह पे फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता ज़्यादा जरूरी लग रही थी। और सांप्रदायिक चुनावी व्यवस्था को समाप्ति की सिफारिश को लेकर मुस्लिम लीग की जिन्ना से सहमति नहीं बन पा रही थी। नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन रिपोर्ट की कुछ तुलना देख लेते हैं। भारतीय औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में की गई थी और जबकि साइमन कमीशन में नहीं किया गया था। केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की सिफारिश ये नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, जबकि साइमन कमीशन में नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल के अधिकार में बदलाव की बात नेहरू रिपोर्ट में किया गया था और कहा गया था कि अब ये गवर्नर जनरल जो होंगे अब केवल संवैधानिक प्रमुख होंगे, जबकि साइमन कमीशन में गवर्नर जनरल के अधिकार में कोई बदलाव की बात नहीं की गई थी, कोई कमी की बात नहीं की गई थी। चुनावी व्यवस्था के बारे में नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव, मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी, जबकि साइमन कमीशन आयोग में सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की गई थी। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख नेहरू रिपोर्ट में किया गया था और कितने मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया था? 19 मौलिक अधिकारों का, जबकि साइमन कमीशन आयोग में मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश ये नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, जबकि साइमन कमीशन आयोग में नहीं किया गया था। भारत की प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय
यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जबकि इसमें समन कमीशन में इन चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात किया और प्रांतों की स्वायत्ता की बात भी नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में सुधार को लेकर के 14 सूत्री मांग 19 मार्च 1929 को जारी किया। तो रहेगा कि 14 सूत्री मांग किसने जारी किया, तो जिन्ना ने किया। क्यों किया? नेहरू रिपोर्ट में कुछ सुधार को लेकर के। कब जारी किया? तो 29 मार्च 1929 को। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें सभी प्रांतों के समान स्वायत्ता और प्रांतों को अपशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करने की बात कही गई थी, जो जाहिर सी बात सही नहीं था, क्योंकि अगर प्रांतों को आप फुल मतलब आप समान स्वायत्ता और अपशिष्ट शक्तियाँ, एक अलगाववाद भावना भी आ सकती है। सभी प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाने की बात की गई थी, जो कि सही नहीं थी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस बात पर सहमत होते हुए कहा कि साइमन कमीशन की अनुशंसाएं जो है स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। साथ ही भारतीयों में चल रहे विरोधाभासों को दूर करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी करने का सोचा। अब देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक हुए। इसमें भाग लेने वालों में देखते हैं प्रमुख रूप से कौन कौन थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में BR अम्बेडकर थे। भारतीय राजवाड़ों के प्रतिनिधि भी इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इसका बहिष्कार कौन किया था? कांग्रेस। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी जो संस्था थी उस टाइम आपका बहिष्कार कर रही है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर रही है, तो ये इसकी खास कोई उपलब्धि नहीं रही होगी। तो ये बिना किसी खास उपलब्धि के ही समाप्त हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। 29 अगस्त 1931 को राजपूताना जहाज से लंदन रवाना कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। इनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी गई थी। अब इसमें से क्वेश्चन ये होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। गए थे कौन से जहाज से? तो राजपूताना जहाज से। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध, मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी थी। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक आधारों पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया था। भारतीय राजवाड़े भी संघ बनाने से के मुद्दे को लेकर ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। सम्मेलन का समापन रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के साथ हुआ। इसमें कहा गया कि दो मुस्लिम प्रांतों का गठन किया जाएगा, जिसमें से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध प्रांत, 2 प्रांत होंगे, 2 मुस्लिम प्रांत होंगे। जबकि भारतीय सलाहकार परिषद की भी स्थापना की बात की गई थी। 3 विशेष समितियां, वित्त, मताधिकार और राजस्व संबंधी समितियों की स्थापना या गठन किया जाएगा। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वमत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी, जो किया भी गया। अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहा जाता है, वो लाया गया। अब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं, बल्कि अब दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की घोषणा किया गया, जिससे व्यथित होकर गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया, जो कि पूना समझौता से समाप्त हुआ। अब इसमें यह है कि गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को लेकर के कहाँ अनशन शुरू किया? तो यरवदा जेल में। और कब? तो 20 सितंबर 1932 को। और ये समाप्त कब हुआ? तो पूना समझौता से समाप्त हुआ था। अब देखते हैं पूना समझौता। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। प्रांतीय विधानमंडल में अब दलित वर्ग के आरक्षित सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर के 147 कर दी गई। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे एवं 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो पुनः समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
इसकी भी कुछ खास उपलब्धि नहीं रही, मगर यह सम्मेलन की अनुशंसाएं मार्च 1933 में श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर के रूप में प्रकाशित हुई। तो श्वेत पत्र किससे संबंधित है? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन से, जो 1933 में, मार्च 1933 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश संसद द्वारा इसके आधार पर संविधान की रूपरेखा मसौदा तैयार करने के लिए बोला गया और इस पे विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिथगो थे। और इनके रिपोर्ट के आधार पर संसद में एक विधेयक लाया गया और ब्रिटिश संसद से यह 4 अगस्त 1935 को पारित हुआ। मगर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन के ब्रेक वाली कार कहा, गुलामी का अधिकार या दास्तां का आज्ञा पत्र कहा, अनुदेश, प्रपत्र या अंतर्विष्ट कहा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कहा। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा। किसको? तो एक्ट ऑफ 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रस्तावना रहित था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थी, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम में कितने भाग थे? तो 14 भाग और 10 परिशिष्टि और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया।